वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम पर, और एक रेक्टेंगुलर कॉलम का हम लोग डिज़ाइन आज हम लोग को देखना है। ठीक है। कॉलम में भी कई सारे पार्ट्स हैं आपके। रेक्टेंगुलर कॉलम हो सकता है, सर्कुलर कॉलम हो सकता है, इस हेलिकल कॉलम हो सकता है। तो कई सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, और हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करा दिया जाए, ताकि आपको कोई एग्जामिनेशन में किसी तरह का कोई सवाल है तो कोई आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन से। डिज़ाइन अ कॉलम ऑफ साइज 450 mm इंटू 600 mm। ठीक, एक कॉलम का साइज 450 mm और 600 mm है, एंड हैविंग एन 3 मीटर अनसपोर्टेड लेंथ, 3 मीटर की अनसपोर्टेड लेंथ है। द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 200 किलोमीटर एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन बट नॉट restrained अगेंस्ट रोटेशन। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। ठीक है। इस कॉलम को हमको डिज़ाइन करना है बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो हम अपने कॉलम में ये देखते हैं कि हमको कॉलम डिज़ाइन करना है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के उसका क्रॉस सेक्शन हमको जानना होता है, एरिया ऑफ स्टील कितना है, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, ये सब चीज़ें जाननी होती है। तो आपको क्रॉस सेक्शन तो गिवन है, यानी सिर्फ हमको एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ASC निकालना है। तो उससे पहले हम ये काम करेंगे, गिवन डेटा हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा गिवन डेटा जो है वो 450 mm इंटू 600 में एक रेक्टेंगुलर कॉलम गिवन है। तो हमने बी और डी की वैल्यू हमने लिख ली। साथ में एक 3 मीटर का अनसपोर्टेड हमको लेंथ दिया हुआ है। ठीक, दूसरा दिया हुआ है कि कॉलम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन, सॉरी 2000 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है इस पर। ठीक है। एक कंडीशन दे दी है कॉलम की, हिंज कंडीशंस, एंड कंडीशंस जिसको बोला जाता है। ये आपके IAS कोड में पेज नंबर 94 पे आई होप दिया हुआ है, एंड कंडीशंस की कंडीशन है। तो जब लेंथ दिया होता है तो उसको कैसे हम इफेक्टिव लेंथ में चेंज करते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है। तो वो भी हम आगे न्यूमेरिकल में आएंगे तो देखेंगे। ठीक, एफ सी के हमारे यहाँ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा गिवन डेटा है। अब इस गिवन डेटा से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, वो सारा चीज़ हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो बाद में निकालने से अच्छा है कि सारी चीज़ों को हम अभी इसको निकाल लें। ठीक है। तो हमको ज़रूरत पड़ेगी इफेक्टिव लेंथ की। इफेक्टिव लेंथ तो मैंने जो बताया था एंड कंडीशन से। तो इफेक्टिव लेंथ जो इस कंडीशन में होती है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रेस्टेड अगेंस्ट रोटेशन, वो होता है L इफेक्टिव बराबर 1.0 इंटू एल। मतलब जो अनसपोर्टेड लेंथ है उसमें 1 का गुणा कर देंगे तो L इफेक्टिव में चेंज हो जाएगा। तो L की वैल्यू 3 मीटर, 1 से गुणा करना है तो ऑलरेडी 3 मीटर रहेगा। तो यहाँ पे यानी पे यहाँ इफेक्टिव स्पैन, जो इफेक्टिव लेंथ जो हो गई वो 3 मीटर की हो गई। अब 3 मीटर से हमने उसको किस में चेंज कर लिया, mm में चेंज कर लिया, तो 3000 mm हो गया। ठीक, अब हमको ये पता लगाना है कि कॉलम जो है हमारा शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि स्लेंडरनेस रेशियो एक चीज़ होती है, जिसको हम डिफाइन करते हैं इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जिसको हम लोग LLD भी बोलते हैं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मैंने बताया था कि जब आपको 2 डायमेंशंस दी होंगी उसमें से लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा डायमेंशंस को यूज़ करना है। तो स्लेंडरनेस रेशियो के बिहाफ पर ही हम कॉलम को शॉर्ट और लॉन्ग डिफाइन करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम आ जाता है तो वो क्या होगा, शॉर्ट कॉलम। 12 या 12 से ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा। तो हमारा इफेक्टिव लेंथ देखिए 3000 डिवाइड बाई लीस्ट लेटर डायमेंशन 450, और 600 में क्या लीस्ट लेटर होगा, 450। तो 450 हमने डिवाइड किया तो 6.67 आया, जो कि 12 से कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट कॉलम हो गया। तो हमें इतनी चीज़ तो पता चल गई कि इफेक्टिव लेंथ हमने निकाल लिया, स्लेंडरनेस रेशियो से ये पता लगा लिया हमने कि कॉलम हमारा शॉर्ट है। अब आपको पता है कि ऑल कॉलम शैल बी डिज़ाइन फॉर ई मिनिमम लेस देन इक्वल टू 0.05 टी। ये कंडीशन मैंने आपको एनालिसिस वाली वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो यानी हमको मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक करना होता है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी की तरफ। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी अब हमको देखिए, रेक्टेंगुलर कॉलम है
तो उसके एक्स एक्स एक्सिस पे और वाई वाई एक्सिस दोनों पे हमको चेक करना हो, तो सबसे पहले हम एक्स एक्स एक्सिस पे चेक करते हैं ई मिनिमम। ई मिनिमम के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन देखिए लिखा हुआ है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 500 प्लस डी अपॉन 30, और दूसरी कंडीशन 20 mm। ठीक, अब इन जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों में से जो भाई सॉल्व तो पहला इक्वेशन करना है, 20 mm तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमेशा 20 mm ही रहेगी। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, ई मिनिमम की वैल्यू होगी। कंफ्यूजन मत करिएगा, ई मिनिमम के लिए दो कंडीशंस, दो में से जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो ई मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग करते हैं, पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं एल इफेक्टिव वाला। एल इफेक्टिव की वैल्यू 3000 डिवाइड बाई 500 प्लस डी की वैल्यू 600 आपको दिया हुआ है ऊपर गिवन क्वेश्चन में, डिवाइड बाई 30, तो ये आ गया 26 mm, और दूसरी कंडीशन है 20 mm। तो अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन हुआ आप खुद बताइए, 26 mm, तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई 26 mm हो गया। और कंडीशन क्या है कि ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 डी, तभी हम शॉर्ट एक्चुअली लोडेड कॉलम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक, तो अब 0.05 डी की वैल्यू 600, तो ये आ गया 30, यानी हमारा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 0.05 डी जो है वो ई मिनिमम से ज़्यादा है, वही कंडीशन हमको फॉलो करनी थी। तो एक्स एक्स डायरेक्शन में तो ये हमारा फॉलो हो गया। अब वाई वाई डायरेक्शन करते हैं, तो देखिए जब क्रॉस सेक्शन हमारा 450 इंटू 600 का है, तो जब वाई वाई एक्सिस पे जाएंगे तो इंटरचेंज हो जाता है, बी जो होगा वो डी हो जाएगा, डी जो होगा वो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 450 हो जाएगी, ठीक, और बी की वैल्यू 600 हो जाएगी वाई वाई एक्सिस पे। ठीक तो अब देखिए फिर वही ई मिनिमम वाई वाई डायरेक्शंस में एक्सिस पे क्या होगा, दो वही फार्मूला एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 500 प्लस डी अपॉन 30। तो एल इफेक्टिव तो कोई चेंजेस नहीं है, 3000 डिवाइड बाई 500 प्लस, अब डी की वैल्यू यहाँ पे 600 की जगह क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा, डिवाइड बाई 30। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखिए तो ये 21 वैल्यू आएगी, इसकी क्या आएगी 21 वैल्यू आएगी, और दूसरी वैल्यू तो ई मिनिमम 20 रहेगी। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या हो गया 21, यानी ई मिनिमम की वैल्यू 21 आ गई। ठीक, अब हम फिर से 0.05 डी को चेक कर लें हम लोग, तो 0.05 डी की वैल्यू 450, जब इसको 450 से गुणा करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.5, यानी ये ज़्यादा हो गया, यानी हमारा ये भी कंडीशंस फॉलो कर गया, यानी एक्स एक्स डायरेक्शन और वाई वाई डायरेक्शन दोनों में हमारी कंडीशंस फॉलो हो गई। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर जब ऐसा हो जाएगा तो आप हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ डिजाइंड एज शॉर्ट एक्सली लोडेड कॉलम। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। जिसको नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन कर ले। आई होप किसी को मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाले में दिक्कत नहीं आई होगी। जब रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो हम एक्स एक्स डायरेक्शन और वाई वाई डायरेक्शन दोनों में चेक करेंगे। ठीक है, जब सर्कुलर होगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमको किसी भी एक में चेक करके अपना कर लिया करना है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसके नीचे लिखेंगे हैंड इट इज़ डिज़ाइन एज शॉर्ट एक्सली लोडेड कॉलम, क्योंकि कंडीशंस फॉलो कर रही हैं हमारी। अब आते हैं हम पेज नंबर 3 पे अपने। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, तो जब ई मिनिमम इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 डी कंडीशन फॉलो करती है, तो हमारा जो शॉर्ट एक्चुअली लोडेड कॉलम का जो स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है वो ये होता है पी यू बराबर 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। पी यू यहाँ पे क्या है, जो लोड लग रहा है, लोड, तो लोड आपको 200 किलो न्यूटन दिया है, पर जो पी यू यहाँ पे है वो क्या है फैक्टर्ड लोड है, और लोड आपको फैक्टर्ड दिया नहीं है, तो आप उसको फैक्टर्ड करने के लिए 1.5 से गुणा करेंगे। तो यानी 2000 में 1.5 का गुणा कर दिए तो ये पी से पी यू में चेंज हो जाएगा, यानी फैक्टर्ड लोड में या अल्टीमेट लोड में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 3000 किलो न्यूटन। अब आपको मैंने बताया था कि बाकी की अंदर की जो यूनिट्स है वो न्यूटन पर एम स्क्वायर न्यूटन में, तो अब किलो न्यूटन को हमको न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। तो 3000 में अगर 1000 का और गुणा कर देंगे तो वो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ऊपर फॉर्मूले में एफ सी के हमको पता ही है, ए सी क्या होता है एरिया ऑफ कॉन्क्रीट।
तो जैसे मान लीजिए अगर कोई एक क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दे दिया और उसमें कुछ रीइंफोर्समेंट लगा है, सपोज दैट, तो मैंने ये बोला कि अब हमको एरिया ऑफ कंक्रीट बताइए, तो आप कैसे बताएंगे कि पूरे ग्रॉस एरिया में से आप रीइंफोर्समेंट को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्टील को, तो कंक्रीट का एरिया निकल जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ की है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी माइनस ए एस सी। ए जी क्या है, ग्रॉस एरिया मतलब 450 गुणे 600, ठीक। इसको आप माइनस करेंगे किससे, ए एस सी। ए एस सी हमको पता नहीं, अननोन है, तो ए एस सी को ए एस सी रहने दीजिए। अब हम वैल्यू उठा के अपने ऊपर फार्मूले में रखते हैं, पी यू वाले फार्मूले में। तो 3000 इंटू 1000 वो न्यूटन में चेंज किया, इक्वल टू 0.45 इंटू 20 इंटू ए सी की जगह क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई है ए सी की वैल्यू 270000 माइनस ए एस सी ब्रैकेट में प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी। अब आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन पूरी ए एस सी में आ गई है, देख लीजिए सारी इक्वेशन क्या आ गई है, ये ई एस सी में आ गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर बताइए हमको, फटाफट सारे लोग सॉल्व करें। मेरा आंसर कोई नहीं देखेगा, चेक करके ये बताएं कि ये आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन जो है आपका एएससी में आ गया। तो हमने एएससी जो कैलकुलेट किया 3110.5 mm², ठीक है, ये तो बात एएससी की हो गई। अब एएससी के बाद हम क्या निकालते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि जब हम एरिया ऑफ स्टील निकाल लिए कि हमको पता चल गया कि इस कॉलम में इतना मीटर स्क्वायर स्टील लग रहा है, तो अब उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ बार्स, कि हमने कितना सरिया दिया या कितने छड़ दिए हैं, ठीक है। तो आईएस कोड ने आपको ये बताया है कि जब रेक्टेंगुलर कॉलम होता है तो जो नंबर ऑफ बार्स होते हैं वो 4 से कम नहीं देने होते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी एक बात का ध्यान रखना है कि जो मेन बार का डायमीटर होता है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो हमने जब हमको क्वेश्चन में गिवन है नहीं कि किस का बार यूज़ करना है, तो हमने मानी 20 यूज़ कर लिया। ये आप 25 यूज़ कर सकते हैं, आप 18 यूज़ कर सकते हैं, 16 यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, पर हमने यूज़ किया 20 यूज़ 20 बार। तो नंबर ऑफ बार कैसे निकलता है, ए एस सी और एक बार का डायमीटर एरिया, एक बार का एरिया, ठीक। तो ए एस सी की 3110.5 डिवाइड बाई 20 का बार मारा, उसका क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.9 तो कोई बार हुआ नहीं, 10, तो यानी 10 बार यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक। 4 से ज़्यादा है यानी हमारा कोड रूल फॉलो हो गया, और हमने 12 से ज़्यादा का उसका डायमीटर यूज़ किया तो ये भी हमारा रूल फॉलो हो गया। तो हमारा आई एस कोड रिकमेंडेशंस को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब जैसे कोड हमारा ये कहता है, ये भी हम यहाँ पे चेक लगा के चेक कर सकते हैं कि हमने जो एरिया ऑफ स्टील निकाला है उससे परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, कोड हमको ये बोलता है कि 0.8% से लेकर 6% और 4% के बीच में हमारा रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। मतलब मिनिमम 0.8% ऑफ द क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और मैक्सिमम 4 से लेकर 6% के बीच में हमारा क्रॉस सेक्शन एक होना चाहिए। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे निकलेगा, जो एरिया ऑफ स्टील है डिवाइड बाई ग्रॉस एरिया इंटू 100। जब करेंगे तो हमने कैलकुलेट करके देखा कि यहाँ 1.15% आ गया, यानी हमारा ये भी वैल्यू आई एस कोड के लिमिटेशन के अंदर है, यानी हमारा ये भी चेक सही है, ठीक है। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको बता दूं मैं कि यहाँ हमारा 70-80% से ज़्यादा काम हो गया। हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल, नंबर ऑफ बार्स निकाल लिए, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट चेक कर लिया। अब जो हमने बार्स को यूज़ किया है उन बार बांधते भी हैं, उन बार्स को हम बांधते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि लैटरल रीइंफोर्समेंट,
या लेटरल टाइज, एक तार होता है जिससे हम इनको बांध रही हैं ताकि हमारा मेन रिइंफोर्समेंट है अपने पोजीशन को होल्ड किए रहे, ताकि ये कंक्रीटिंग करते हुए हमें दिक्कत ना आए। लेटरल टाइज के लिए भी कोड ने कुछ कंडीशंस बताई हैं। तो देखिए लेटरल टाइज मैंने हेडिंग डाली है, लिखा है द डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज शुड नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें दो कंडीशंस दी हैं। ठीक, पहला कंडीशन है 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर ऑफ बार हमने ऊपर क्या माना 20 mm, तो जो ऊपर मानेंगे वही यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, 20 हर बार नहीं रखा जाएगा, जो आप ऊपर मानेंगे वही रखा जाएगा। तो 1/4 इंटू 20 हो गया, तो ये हो गया 5 mm, उसकी वैल्यू 6 mm, तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अब इन दोनों में से क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं। इन दोनों में से क्या करें कि मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लेते हैं। तो 5 mm और 6 mm मैक्सिमम क्या हुआ, 6 mm टाइज। ठीक है, 6 टाइज। ठीक है, ठीक है ना आपका, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि डायमीटर कितना होना चाहिए जो तार से हम मेन रिइंफोर्समेंट को बांधेंगे, ये चीज़ हमको पता चल गई। लेकिन उनके बीच में कुछ दूरी भी होगी, कितनी दूरी पे बांधेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच और स्पेसिंग। क्या बोलते हैं, और स्पेसिंग। पिच भी कह सकते हैं और स्पेसिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, पिच और स्पेसिंग। तो उसके लिए भी कोड ने कुछ कंडीशंस बताई हैं। देखिए कोड ने कंडीशन क्या बताई हैं, द स्पेसिंग ऑफ टाइज नॉट एक्सीड द फॉलोइंग, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 3 कंडीशन दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो लीस्ट लेटरल क्या होगा 450 गुणे 600 mm में लीस्ट लेटरल क्या होगा 450 हो। ठीक, दूसरा 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर ऑफ बार हमने ऊपर क्या माना है, मेन बार 20, तो 16 इंटू 20 ये क्या हो गया 320 mm हो गया। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या हो गया 300 mm हो गया। ठीक है, 300 mm हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं कि मिनिमम वैल्यू को टेकन करते हैं, तो तीनों मिनिमम क्या है 300 mm। तो जो हमारा फाइनल आंसर लिखने का तरीका होगा वो होगा प्रोवाइड 6 mm डायाटाइज, जो ऊपर आया था डायमीटर ऑफ टाइज आया था, एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। यानी हमको ये पता चल गया कि जो हम मेन रिइंफोर्समेंट को बांधेंगे वो 6 mm का डाया बार होगा, और उन दोनों के बीच के सेंटर से सेंटर की दूरी क्या होगी 300 mm होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी लोग को न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा हमसे। आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो आपको स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए कैसे कैसे करना है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ये रेक्टेंगुलर क्वेश्चन था, हमें अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कुलर का क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, कि सर्कुलर का अगर कॉलम हो तो उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे हम लोग। दोनों में बहुत, कॉलम सबसे आसान यूनिट है पूरे आरसीसी की। ठीक है, तो आप इसके बाद जब हम सर्कुलर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कैसे कैसे डिज़ाइनिंग सब यही होनी है, रिकमेंडेशन सब यही लगने, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। आप सभी लोगों ने क्वेश्चंस को, वीडियोस को उतार लिया होगा। मैं इसका पीडीएफ फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन के, और इसको आसानी से समझ सकते हैं।